Hello friends, my name is Orkojyoti Moitra and today from Moitra's Academy I am here to teach you about social science, briefly history. So मैं हिंदी में ही बोलने की कोशिश करूँगा और अगर आपको इंग्लिश में या दूसरे लैंग्वेज में, मैं बांग्ला भी बोल सकता हूँ, अगर दूसरे लैंग्वेज में आपको वीडियोस की ज़रूरत होगी तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मेरा नाम है अर्कोज्योति मोइत्रा और आज का हमारा पहला टॉपिक जो है सीबीएसई क्लास 8 का चैप्टर 1 जो है व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो इससे पहले हमने पहले की क्लासेस में आपने क्लास 6 में, क्लास 7 में आपने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। अभी क्लास 8 में आपका हिस्ट्री का मेन कंसंट्रेशन होगा मॉडर्न एज। अब इसको हम कौन से समय को एंशिएंट एज बोलते हैं, कौन से समय को मॉडर्न एज बोलते हैं, ये हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमने जो जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कैसे कि भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सभ्यता का शुरुआत हुआ था जो कि मिस्र सभ्यता या दूसरे सभ्यताओं के साथ शुरू हुआ था। और जैसे कि हम लोगों ने हमें पता है कि बेबीलोन में भी एक सभ्यता का सूचना हुआ था जिसको हम लोग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बोलते हैं। उसके साथ भी हमारा जो आधुनिक भारत का जो संपर्क था, जो रिलेशन था, वो बहुत ही अच्छा था। तो समय के साथ साथ हमने भारत में बहुत सारे राजाओं के, बहुत सारे महाराजों के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे साम्राज्य के बारे में पढ़ा है, जिसमें से आप लोगों को पता है मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता, सातवाहना इटीसी। तो आते आते सबसे पहले इसके बाद जब मिडिएवल एज की शुरू होती है तब हमने देखा है कि एक के साथ एक, जैसे कि सुल्तानी शासन, उसके बाद आता है हमारा लोधी, उसके बाद आते हैं लोधी डायनेस्टी के बाद आते हैं मुगल डायनेस्टी, एक के बाद एक, अल्टीमेटली इंडिया में आते हैं ब्रिटिशर्स। इसके साथ साथ हमें ये जो हमारा हिस्ट्री है ये इसी काल प्रवाह में चलता रहता है। ब्रिटिश के आने के बाद से हम कहते हैं कि मॉडर्न युग जो है इसकी शुरुआत हो रही है। तो हम जितना आगे बढ़ेंगे हमारे चैप्टर के साथ, मैं सारे वीडियोस में ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मॉडर्न पीरियड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या मेन फीचर्स हैं, क्या क्या चेंजेस आए थे। इससे पहले, शुरू करने से पहले हम पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। मीनिंग ऑफ हिस्ट्री अगर हम आसान भाषा में बोले, हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ आवर पास्ट। सिंपल भाषा में, अतीत में अगर कोई घटना घटी होगी हम उसको अध्ययन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, ये आसान भाषा में हो जाता है हिस्ट्री। इसे हम बोलते हैं हिस्ट्री। हमारे पूर्वज जो थे उनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे, उन्होंने क्या क्या अकम्प्लिश किया था, पहले का जो सोसाइटी है, पहले का जो समाज है वो कैसा था, आवर रिलीजियस बिलीफ्स, हमारे कल्चर्स, हमारे जितने भी लिटरेचर थे या आर्ट एंड आर्किटेक्ट थे, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में। सोशल साइंस के जो दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से हिस्ट्री में सिर्फ हिस्ट्री में पास्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। बाकी सब में आप प्रेजेंट डे हमारे सोसाइटी में जो जो चेंजेस आए थे ये सब हम देखते हैं, लेकिन हिस्ट्री में थ्रू आउट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन जो जो चेंजेस आए हैं वो हम हिस्ट्री में देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, हम अतीत को क्यों जानना चाहते हैं। इसके अगर आप देखेंगे कि आप हमारे जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों ने अतीत में कैसे अपना जिंदगी बिताया, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए, उन सब प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया, हमारे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है इसमें कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए थे, कौन कौन से चेंजेस आए थे, ये सब हम हिस्ट्री पढ़ के हमें पता लगता है। और हमारा अतीत को हम स्टडी करने के बाद ही हम एक बेहतर फ्यूचर, आने वाला कल को हम सुधार सकते हैं। इसके साथ साथ हम पूरे देश में, हम आपको पता है कि हमारा जो देश है इसमें बहुत जाति, बहुत संस्कृति के लोग इस देश में रहते हैं। हम सब एक साथ मिल के रहे, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं
पूरे विश्व में एक ब्रदरहुड अगर हम क्रिएट कर सकते तो बहुत ही अच्छा होता है ना। इसके कारण से हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ अगर हम बोले पैट्रियोटिज्म या देश प्रेम, ये भी हम हिस्ट्री के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या होता है? अतीत की जो घटनाएं हैं ये सब क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में हम लोग एक साथ अध्ययन करते हैं। इसकी क्या जरूरत है? अगर अतीत में कोई घटना घटी है तो वो कब घटी है, उसके साथ हम दूसरे घटनाओं को हम एक साथ मिलके कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन करने के लिए हमें अतीत की घटना, हम बोलते हैं ना कि कोई घटना बहुत सालों पहले हुआ था और आज, इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसके लिए हमें टाइमलाइन की बहुत ही जरूरत है। ठीक है, टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो हम लोग हिस्ट्री को पूरे दुनिया के साथ अगर कंपेयर करें, इंडिया का जो टाइमलाइन है और बाकी वर्ल्ड का जो टाइमलाइन है ये थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा। हर जगह की चेंजेस एक साथ नहीं होती। हिस्ट्री में कोई एक पॉइंट या कोई एक घटना को देके हम पूरे घटनाओं को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि यही एक पर्टिकुलर टाइम में कुछ चेंजेस आया था, क्योंकि चेंजेस जो होता है हमारे सिविलाइजेशन में वो थ्रू आउट द टाइम आता है। कोई एक घटना से चेंज नहीं होता। अगर कोई एक घटना, अगर मान लीजिए आप कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आप ले लीजिए, हमने आगे के जब हम पढ़ेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में और जानेंगे कि फ्रांस में कौन कौन से चेंजेस आए थे। वो सारे चेंजेस एक दिन में नहीं आए थे, थ्रू आउट द टाइम आया था। तो हम जितने अपने वीडियोस में आगे बढ़ेंगे ये मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा। तो टाइम फ्रेम अगर हम देख ले, यूरोप का जो टाइम फ्रेम है वो इंडिया से थोड़ा अलग है। ऐसा माना जाता है कि यूरोप में 6th सेंचुरी सीई से लेकर 18th सेंचुरी सीई में मीडियाबल एज चल रहा था। वैसे ही अगर हम इंडिया का कॉन्टेक्स्ट देख ले तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 8th सेंचुरी सीई से 18th सेंचुरी सीई तक हम मीडियाबल एज कहते हैं, ऐसा माना जाता है। आप एक चीज नोटिस करोगे, मेरे सारे वीडियोस में मैं ऐसे बोलूंगा कि ऐसा माना जाता है, ऐसे हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो सबके लिए एक नहीं होता। ठीक है, सब हिस्टोरियंस अपने रिसर्च के ऊपर बेस करके अपना थ्योरी देते हैं। वो थ्योरी किसी दूसरे हिस्टोरियन से अलग होता है, क्योंकि हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं या हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखते हैं तो उसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी मैटर करता है। इसलिए हम कोई दावे के साथ नहीं कर सकते हैं कि ऐसा हुआ था, क्योंकि हमारा जो एजम्पशन है वो एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो जितना हम आगे बढ़ेंगे मैं इसमें भी आपको डिस्क्राइब करूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो हमें माना जाता है ऐसा कि 8th सेंचुरी सीई से, और मैं ये सीई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको बोलते हैं कॉमन एरा। ठीक है, कॉमन एरा, पहले जैसे हम लोग बीसी बोलते थे, बिफोर क्राइस्ट, अभी हम लोग बोलते हैं कॉमन एरा सीई, और कॉमन एरा से पहले का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉमन एरा बोलने से अगर हम लोग बोलते हैं कि क्रिश्चियन एरा, तो बाकी जो धर्म के लोग हैं उनको थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा उन पर प्रभाव डाल रहे हैं हम लोग क्रिश्चियन एरा के, क्यों हिंदू एरा क्यों नहीं, क्यों इस्लामिक एरा क्यों नहीं। इसलिए हम लोग ये डिबेट को खत्म करने के लिए कॉमन एरा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो 18th सेंचुरी सीई में इंडिया में मॉडर्न एज शुरू होता है और मीडियावेल एज का अंत होता है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद हम अगर देखें कि हमारा जो हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप बोला जाए कि एंशिएंट टाइम के हिस्ट्री के साथ मॉडर्न एज के हिस्ट्री में, हिस्ट्री राइटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, आप लोगों ने इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में सुना है। ऐसा माना जाता है कि इंडियंस का हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, ऐसा मानना गलत है। अगर आपको बोला जाए कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियंस के साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू या लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, ऐसा मानना भी गलत हो सकता है। ऐसे मानने वाले
पहले थे, बहुत थे, उनमें से एक थे 1817 में उन्होंने बुक लिखा था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उनका नाम था जेम्स मिल। ठीक है, इनका मानना था कि इनको इंडियन सिविलाइजेशन या एशियाटिक सिविलाइजेशन पे इन्हें जरा सा भी भरोसा नहीं था। इनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, इनका जो बुक था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इन्होंने इस बुक में इंडिया का जो हिस्ट्री है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन रिलीजियन। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा था ब्रिटिश एज। मतलब पहला था हिंदू एज, दूसरा था ब्रिटिश एज, पहला था हिंदू एज, दूसरा था इस्लामिक एज, तीसरा था ब्रिटिश एज। ऐसा उन्होंने अपने बुक में डिस्क्राइब किया था। अब मैं बताता हूं इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। अगर हम ऐसे रिलीजियन के बेसिस में अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड करें तो इसमें जो सोशल कैरेक्टर, सोशल डेवलपमेंट जो है, जो आर्किटेक्चर बोलो आप या लिटरेचर बोलो या कुछ भी इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हमारे कंट्री में हुआ था, इन सबको हम कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा करना सही नहीं होगा। साथ ही साथ इन्होंने रिलीजियस रूलर के बेस में, जैसे कि हिंदू एज में हिंदू रूलर, मुस्लिम एज में मुस्लिम रूलर और ब्रिटिश में ब्रिटिश रूलर, इसके बेसिस में इन्होंने डिवाइड किया है। तो मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो देश है ये बहुजाति बहुधर्म के लोगों के साथ मिलजुल के रहने का देश है। अगर आप हिंदू रूलर बोलोगे तो क्या हिंदू रूलर के समय मुस्लिम्स इस देश में नहीं थे? तो उसको अगर हम हिंदू एज बोलते हैं तो ऑब्वियसली मुस्लिम्स जो है ये इनको हम डोमिनेटिव बना रहे हैं, इनको हम डोमिनेट कर रहे हैं। अगर हम मुस्लिम एज बोले तो माना जाएगा कि हिंदू को डोमिनेट करें। तो जेम्स मिल का मानना था कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के आने से ही इंडिया और एशिया में जो है नया सिविलाइजेशन, जो सिविलाइज हम जिसको बोलते हैं, ये शुरुआत सिर्फ ब्रिटिश के द्वारा ही हो सकता है। क्यों? इससे पहले हमारे सिविलाइजेशन नहीं थे, इससे पहले हड़प्पा नहीं था, इससे पहले मेहरगढ़ नहीं था। सप्त एशियन या आप बोल सको तो इंडियन में हमको पता, आपने पढ़ा होगा कि इसके पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है सिंध नदी के किनारे शुरू हुआ था। तो इन सबको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। तो आप हालांकि देखो, जेम्स मिल ने जब ये बुक लिखा था तब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवर नहीं हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवर होता है 1922 में बाय राखलदास बैनर्जी। तो जेम्स मिल को इंडियन सोसाइटी या इंडिया का जो कल्चर है इसके बारे में जेम्स मिल को ज्यादा थ्योरी नहीं था, जिसके कारण उनका जो बेसिस था ये कंप्लीटली ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। उनका मानना था कि इस देश में अगर मॉडर्न एज को शुरू करना है, अगर साइंस लॉजिक जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो मेन फीचर्स हैं इनको अगर शुरू करना है तो इसके लिए पूरे देश में ब्रिटिश राज को कायम करना होगा। यानी कि उनका मानना था कि अगर ब्रिटिश इंडिया में आते हैं तो इसमें भलाई इंडियंस की है, क्योंकि हम जो इंडियंस है ये हम धर्म से, हम जात पात से, हम अंधविश्वास से हम भरे हैं, जिसके कारण हमारा जो डेवलपमेंट है ये नहीं हो रहा। वो बेसिकली इंडिया में ब्रिटिश रूल को लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो इसको लेके बहुत ही ज्यादा डिबेट हुआ। अल्टीमेटली ये थ्योरी जो है अभी स्वीकार नहीं किया जाता। अभी हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री को 3 एज में डिवाइड किया है। पहला है एंशियंट एज, दूसरा है मिडिएवल एज और तीसरा है मॉडर्न एज। अब इसमें भी हम डिबेट कर सकते हैं, है ना, कि इसको हम मॉडर्न एज क्यों बोल रहे हैं। जब एंशियंट एज था क्या वो मॉडर्न नहीं था? क्या वो आधुनिक नहीं था? आधुनिकता आप किसको बोलेंगे? साइंस, साइंटिफिक डेवलपमेंट, लॉजिकल रीजनिंग। हमें पता है हमारा साइंस हमारे देश में, जैसे कि आपको पता है चरक, सुश्रुता, बरामीर, आर्यभट्ट ऐसे साइंटिस्ट थे। और क्या यूरोप में अंधविश्वास नहीं था? आपको पता है गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने बाइबल को अपोज किया था। जोआन ऑफ आर्क इनको
डायन सोच के, डायन बताकर इनको जला दिया गया था। सोक्रेटिस को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा गया था। तो क्या ये सब अंधविश्वास नहीं है? क्या अंधविश्वास सिर्फ हमारे कंट्री में ही है? लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इसको मॉडर्न बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय बहुत सारे मॉडर्न जो है डेवलप हुए थे, मॉडर्न थिंकिंग डेवलप हुआ था, जैसे कि डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, इक्वलिटी, ये सब जो थे डेवलप हुआ था इस समय। लेकिन हमारे देश में ब्रिटिश लोग, हमारे देश के लोगों पे ये सब राइट, सिविल राइट बोलो आप, या जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स आप बोलो, या ह्यूमनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखो कि वो लोग हमारे साथ मानविक व्यवहार करे, ऐसा भी निदर्शन बहुत कम है। ठीक है, तो इससे हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। आपने प्रीवियस क्लासेस में यानी 6 और 7 में आपने एंशिएंट और मिडिएवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। अभी क्लास 8 में आपको मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम बेसिकली ब्रिटिश को देखेंगे, ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं। इसको ब्रिटिश मॉडर्न हिस्ट्री भी नहीं बोलते हैं, इसको जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं, ये इनको बोलते हैं कॉलोनियल हिस्ट्री। अब कॉलोनियल हिस्ट्री के साथ ये टर्म आ जाता है कॉलोनाइजेशन। सो व्हाट इज कॉलोनाइजेशन? अगर सिंपल भाषा में बोले, कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री या कंट्रीज पर अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस जाहिर करे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलोनाइजेशन। अगर इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करे, अगर वहाँ उस देश से जितने उन देश के संपत्ति हैं, जितना उसका रॉ मटेरियल बोलो आप, नेचुरल रिसोर्सेस बोलो, इसको वो आहरण करके अपने देश में लेके जाए और अपने देश का उन्नति करे, और दूसरा देश अगर इकोनॉमिकली वीक भी हो जाए तो उन्हें कोई फर्क ना पड़े, ऐसा सिस्टम है कॉलोनाइजेशन। आपको पता है, अब आप इंग्लैंड का पोजीशन याद करो। इंग्लैंड यूरोप को क्रॉस करके, अगर आप देखो भारत से पश्चिम की ओर अगर आप जाओ तो यूरोप को क्रॉस करके एक छोटा सा द्वीप है इंग्लैंड। लेकिन इतनी दूर, तभी जो लोहित सागर जिसको हम बोलते हैं, लोहित सागर में आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, लोहित सागर में जो है रेड सी में सुएज कैनल से यूरोप और एशिया में जो है सामुद्रिक जो कनेक्शन बना है, जहाज जाने आने का रास्ता बना है, सुएज कैनल की वजह से बना है। सुएज कैनल कभी बना नहीं था। इंडिया अगर आपको आना हो तो आप मैप माइंड में रखो, पूरा यूरोप से होके आपको अफ्रीका घूम के इंडिया आना होगा, तो उतना दूर है इंग्लैंड। वहां से डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है हमारे इंडिया में। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के साथ साथ जितने सारे भी अदर कंट्रीज थे, उन कंट्रीज में भी, जैसे कि अफ्रीका ले लो, चाइना ले लो, इन सारे कंट्रीज में, इवन एक टाइम था जब अमेरिका भी इसके कॉलोनीज में पड़ता था। ठीक है, तो इतने सारे कंट्रीज में इन्होंने अपना पावर कायम करके रखा था। इसको बोलता है कॉलोनाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। क्या है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री? जब हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखते हैं तो उनको किसी एविडेंस, कोई फैक्ट, इन सब के ऊपर बेस करके हिस्ट्री लिखना पड़ता है। ठीक है, हम एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारे हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, जिसमें से करेंसी एक सोर्स होता है, लिटरेरी सोर्स आता है। आपको पता है कि वैदिक साहित्य जो था वो आर्य सिविलाइजेशन या वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम बताएं तो उसके बारे में जानने के लिए वैदिक जो वेद और दूसरे साहित्य जैसे पुराण और रामायण, महाभारत या मनुस्मृति या ये सब जो लिटरेरी सोर्सेस है, ये एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और क्या क्या था एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के लिए इंपॉर्टेंट? करेंसी, या कोई आप मूर्ति ले लो, या कोई आप जमीन के अंदर से निकाला हुआ कोई ईंट का टुकड़ा या पत्थर, ये सब उस समय का, मतलब कि एंशिएंट हिस्ट्री जानने का एक बहुत ही लायबल सोर्सेस था। लेकिन ब्रिटिश हिस्ट्री जानने के लिए हमें सोर्सेस क्या मिलते हैं? ब्रिटिश हिस्ट्री जानने के लिए हमारा सोर्स में पहला आता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ब्रिटिश रूलर्स जो थे
ये अपने जितने भी डायरेक्टर, जितने भी प्रिंसिपल्स था, जितना भी प्लान था, पॉलिसीज था, इन सब को डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे। इन सब को उन्होंने एक प्रॉपर मैनर में इन सब को वो स्टोर करते थे। उनका जितने भी पॉलिसीज है, उनके जितने भी वोटिंग्स हो रहे हैं, जितने भी रिपोर्टिंग हो रहे हैं, इन सब को 19th सेंचुरी के जो पहला भाग था, उस पहले भाग में हमें पता है कि तब इंडिया में प्रिंटिंग मशीन का उतना ज्यादा यूजेस नहीं होता था, तो ये लोग कैलीग्राफर रखते थे। कैलीग्राफर क्या करते थे, ये सब डॉक्यूमेंट को बहुत ही सुंदर तरीके से लिख के, कॉपी करके वो स्टोर करके रखते थे, जिससे उनमें क्या होता है, इंडिया में उनकी जो जो पॉलिसीज है, इन सब पे वो डिस्कस कर सके, कहाँ गलती हुआ, क्या हुआ, इन सबको हर एक डॉक्यूमेंट को, हर एक डॉक्यूमेंट, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई लेटर हो, चाहे वो कोई ऑफिशियल मेमो हो, या चाहे वो वोटिंग रिपोर्ट हो, या कुछ भी रिपोर्ट हो, इन सबको वो ऑफिशियल रिकॉर्ड बना के जमा करके रखते थे। जब 19th सेंचुरी के एंड में प्रिंटिंग प्रेस का इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलन शुरू हुआ, तब ये सब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने क्या किए, ये सब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रिंट करके, कॉपी करके, आर्काइव्स बना के, म्यूजियम बना के उन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया। हर एक डिपार्टमेंट में आर्काइव्स रहता था। ऐसे ही 1920s में पहला शुरू हुआ, 1920 में पहला शुरू हुआ नेशनल आर्काइव, जो दिल्ली में है। आज भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश हिस्ट्री को जानने के लिए, उनके पॉलिसीज को समझने के लिए, उनका जो डायरेक्शन था उन सबको समझने के लिए। ठीक है, 1920 में सबसे पहला आता है इंडिया का नेशनल आर्काइव। इससे पहले भी आप लोग ब्रिटिश म्यूजियम्स बहुत सारे हैं, कैलकाटा में ब्रिटिश म्यूजियम है, आपको पता है। अगर आप कभी अपने स्कूल से या कहीं से एजुकेशन टूर में अगर आप जाए तो जरूर कैलकाटा म्यूजियम, दिल्ली म्यूजियम, ये सब आप विजिट करें। दिल्ली म्यूजियम में आप जो हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, बुक में जो दिखा हुआ है, ये सब आप आंखों देखा हाल देख सकते हैं। आपके सामने वो सारे पिक्चर्स एकदम ओरिजिनल स्टोर किया हुआ है। क्यों स्टोर किया हुआ है? ताकि आप हमारे हिस्ट्री को, हमारे पास्ट को अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो ये हो गया ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। इसके बाद आता है सर्वे। सर्वेस की जरूरत है। ब्रिटिश इंडिया में सर्वेस भी बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? हमारे देश के लोगों को समझने के लिए, हमारा इकोनॉमिकल वैल्यू किसी एरिया का कितना है, इन सबको जानने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज जानने के लिए सर्वेस बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इस सर्वे से हमारे देश को समझने के लिए उनको जो डेटा जरूरी था, इन सर्वेस के वजह से वो कलेक्ट कर पाते थे। इन सर्वेस में क्या क्या आता था? इन सर्वेस में रेवेन्यू सर्वे आता था, फॉरेस्ट सर्वे आता था, बोटानिकल सर्वे आता था, जियोलॉजिकल सर्वे आता था। इन सर्वेस से वो लोग क्या करते थे? इन सर्वेस के माध्यम हमारे देश में, हमारा कंट्री को वो अच्छे से जानने की कोशिश करते थे। ठीक है, रेवेन्यू सर्विस की वजह से, रेवेन्यू सर्वे के वजह से क्या हुआ? रेवेन्यू सर्वे के वजह से गांव में कितने लोग रहते हैं, गांव का सॉइल क्वालिटी कैसा है, वहां का फ्लोरा एंड फोना ईटीसी सब उन्होंने डॉक्यूमेंट करके रखा था। उसके बाद आता है 19th सेंचुरी के एंड में, ठीक है, 10 साल अंतर अंतर सेंसस, जिसको हम कहते हैं जनगणना, वो आज भी आपको पता है भी इंडिया में सेंसस कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने सेंसस रिपोर्ट शुरू किया था, जिससे हमारे कंट्री में जो रहते हैं विविध, पूरे देश में जहां जहां रहते हैं, पूरे प्रोविंसेस में जहां जहां लोग रहते हैं, उनका ऑक्यूपेशन, उनका नंबर, उनकी कल्चरल बिलीफ, उनका रिलीजियन, ये सब इन सर्वेस के बारे में, इन सर्वेस के दौरान बाहर आता था। अब इसमें एक डिबेट है कि इन सर्वेस से इंडियंस को कितना फायदा हुआ, क्योंकि ये सारे जितने सर्वेस थे, ये सर्वेस ब्रिटिश अपने इंटेंशन से, अपने स्वार्थ के लिए, जो उनका इंपीरियल इंटेंशन था, जो उनका इंपीरियल स्वार्थ था, उनका साम्राज्य का जो निजी मामला था, सॉरी, इनके लिए वो ये सर्विस कंडक्ट करते थे। इसमें इंडियंस का भलाई नहीं देखा जाता था। ठीक है, ये डिबेटफुल है। कहीं कहीं में आप बोल सकते हो कि हाँ, इंडियन का कुछ तो भलाई हुआ, इंडियंस अपने आप को
जान पाए, पहचान पाए। ये जो पोर्शन है ये मैं नेक्स्ट में जब पढ़ाऊंगा कि इंडिया में राइज ऑफ नेशनलिज्म कैसे हो रहा है, तब मैं ये ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, इसके बाद आता है अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में क्या आता है? अदर सोर्सेस में ये सारे चीज आते हैं, जिसमें है पर्सनल डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, न्यूज़पेपर्स, स्टोरीज, पोएम्स एंड नोवेल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ है। तो क्या हुआ, पहले का जो समय था, बहुत सारे इंडियंस में, हमें पता है लिटरेचर का या कोई भी अगर एजुकेशन का बोलो, उतना इम्पैक्ट नहीं था। हम लोगों में लिटरेसी रेट बहुत कम था। लेकिन जितना समय जाता गया उतने लोग लिटरेट होते रहे, लिखना पढ़ना उनको आता रहा। उन्होंने अपने थॉट्स, अपने बिलीफ, अपने दुख, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इन सबको लिखने के द्वारा इन सबको पब्लिश करना शुरू किया, जिससे उनके बारे में अभी तक हमने जो जो ये पढ़े थे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स या सर्वेस, ये सब ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ये सब ऑफिशियल ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स थे। इससे इंपीरियल पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है, ब्रिटिश का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है। अब जो अदर सोर्सेस है, इससे हमें हमारे तब जो लोग थे ब्रिटिश के समय, तब जो नॉर्मल लोग थे, जब आम आदमी जो थे, उन आम आदमी की गाथाओं ये अदर सोर्सेज में हमें मिलता है। उन आम आदमी कैसे वो जीवन यापन करते थे, ब्रिटिश पॉलिसीज से उनको कैसा प्रभाव पड़ रहा था, इन सब के बारे में अदर सोर्सेज में उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर किया था। इसमें से पर्सनल डायरी आता है। ऑटोबायोग्राफीज में क्या आते हैं? ऑटोबायोग्राफीज में जो महान जीवनीकार थे, जो पॉलिटिशियंस थे, जो लीडर थे, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो अपना अपना अचीवमेंट, जो जो सोसाइटी के लिए बेहतर है, अपने ऑटोबायोग्राफीज में लिखे थे। न्यूज़पेपर से क्या मिलता है? न्यूज़पेपर से हमें तब का एक्चुअल विथ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एंशियंट हिस्ट्री में देखोगे, आपको डेट और समय का, मतलब कौन सा काल में वो घटना घट रही है, इसमें बहुत सारे डिबेट्स हैं। उसका एक्चुअल फैक्ट हमें नहीं मिलता। लेकिन न्यूज़पेपर अगर आप बोलोगे, न्यूज़पेपर में आप आज भी देखोगे ऊपर डेट लिखा रहता है। तो न्यूज़पेपर जो है ये हमें एक्चुअल डेट के साथ एक्चुअल फैक्ट बताता है, जिसके लिए न्यूज़पेपर तब बहुत ही इंपॉर्टेंट था। न्यूज़पेपर में क्या होता था? न्यूज़पेपर में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज थे वो रिलीज किया जाता था। ठीक है, तो इन सब से हमें एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। मैंने ये पोर्शन भी मैं जब आगे हम चलेंगे, नेशनलिज्म पढ़ाऊंगा मैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें मैं इन सब के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा। तो इसके बाद आता है स्टोरीज एंड पोएम्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे इंडियंस खुद को पढ़ाने लगे, आगे बढ़ाने लगे, हम सबको पता है पढ़ने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे खुद को लिटरेट करते रहे, उन्होंने नोवेल, स्टोरीज, पोएम्स ये सब लिखना शुरू किया, जिसमें कि आम आदमी के बारे में लिखा हुआ रहता था, जिससे वो आम आदमी दूसरे आदमी के साथ पहुंच पाए। उनका जो थॉट्स है एक जगह से दूसरे आदमी में उसको संचारित कर सके। इसमें से हमें देखा है कि जो उस समय की जो महिलाएं थी, उस समय की महिलाएं भी स्टोरीज लिखना, नोवेल लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, नोवेल और स्टोरीज के बाद, नोवेल और स्टोरीज से वो खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, खुद का उन तब का वुमेन का जो हालत था वो हमें बताती है, वो हमें दर्शाती है। ऐसा ही पहला इंडियन नोवेलिस्ट अगर हम बोले, वुमेन नोवेलिस्ट, उनका नाम था रसुंदरी। ये पहला वुमेन नोवेलिस्ट के हिसाब से हमें मिलती है। ठीक है, तो मैं होप करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई सवाल हो या आपके मन में कोई टॉपिक हो जिसको मैं लेके मैं डिस्कस कर सकता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ मेल आईडी दिया हुआ है, फेसबुक आईडी भी दिया हुआ है। बहुत जल्द हमारा दूसरा वीडियोस भी आएंगे। अदर्स वीडियोस को आप वॉच कीजिए हमारे चैनल में। हमने मैथ
और आगे के समय में इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, जो जो जैसा जैसा ज़रूरत पड़े उस हिसाब से हम लोग वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।